हमारा आर्टिकल है, दिस टॉक्स अबाउट द वन नेशन वन इलेक्शन प्रोस्पेक्ट। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी दोनों ने कवर किया हुआ है। हम समझेंगे कि इस आर्टिकल से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या अपडेट्स है। सबसे पहला अपडेट यह है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, और उन्होंने बोला है दैट हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस कर सकते हैं फॉर लोकसभा एंड असेंबलीज एट द फर्स्ट स्टेप, एंड देन म्युनिसिपल कमिटीज एंड पंचायत पोल्स विद इन 100 days ऑफ द जनरल इलेक्शन इन द नेक्स्ट फेज। सो यहाँ पे जो मेन प्रपोजल है वो ये है कि क्या इंडिया नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, हम हर जगह ऐसा कर सकते हैं कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट कर पाए। ठीक है, कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सके। अब इसी में हमें ये देखना है दैट वन नेशन वन इलेक्शन जो कि एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, क्या ऐसा हो सकता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज हर 5 साल में एक साथ इकट्ठा होकर एक ही बार इलेक्शन करे पूरे नेशन के लिए। क्या ऐसा इससे पहले हुआ है? हाँ, इससे पहले होता था जब हमारे पास सिंगल पार्टी डोमिनेंस था। अगर आप यहाँ पे देखो तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस किस किस के होंगे, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के होंगे। प्लस इस प्रोसेस को हमें स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा अक्रॉस द कंट्री, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ये क्यों कर सकते हैं हम और इसको करना क्यों चाहिए? बिकॉज इससे हमारा रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगा। अगर आपने इलेक्शन के प्रोसेस को ध्यान से देखा होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द वॉचडॉग ऑफ आर डेमोक्रेसी। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोकसभा सेंट्रल लेवल पे जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करवाए। अब बात ये आती है यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या अपना रिसोर्स सिस्टम है? तो इलेक्शन कमीशन जो है ये जितना भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी हमारे पास है उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करती है। जैसे हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में डीएम्स होते हैं उनको रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। यूजुअली जितने भी हमारे पास टीचर्स होते हैं उनको यूज किया जाता है पोलिंग बूथ्स पे, और जो सीनियर मोस्ट टीचर्स होते हैं उनको यूज किया जाता है पोलिंग बूथ्स पे एज रिटर्निंग ऑफिसर्स, और उनको अपॉइंट करता है हमारा डीएम। इसके साथ साथ हमें यह भी समझना है कि लार्ज स्केल पे हमें सिक्योरिटी फोर्सेस और लार्ज स्केल पे हमें रिसोर्सेज लाइक ईवीएम मशीन्स, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, इस सब का खर्चा पड़ता है। अब ये सारी चीजें बार बार हो, इससे अच्छा ये है कि हम एक बार में इलेक्शन कराएं, और अगर हमने ये इलेक्शंस एक बार में करा लिए तो हम काफी हद तक अपना खर्चा बचा सकते हैं। सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स कि कॉस्ट एफिशिएंसी होगी, मिनिमम डिस्टर्बेंस होगा और मिनिमम डिसरप्शंस होंगे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन से पहले लग जाता है ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो जाएगा, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगी, एंड इलेक्शंस की जो फ्रीक्वेंसी है कि हर दो साल में हमें कहीं ना कहीं पे 2 या 4 स्टेट्स में इलेक्शंस कराने पड़ते हैं, वो रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं और वो इलेक्शन की फ्रीक्वेंसी जो है वो हम कम कर पाएंगे। इलेक्शन कम होंगे तो हमारी जो गवर्नेंस है वो ज्यादा बेहतर हो पाएगी। देयरफॉर अगर हमने ये वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट किया तो हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसकी मदद से कितने बेनिफिट्स आ सकते हैं टोटल नेशन में। सबसे पहले हमारा गवर्नेंस का सिस्टम ये फोकस हो जाएगा एक ही चीज पे कि हमारे पास 5 साल में एक बार इलेक्शन हो गए तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पूरे 5 साल के टेन्योर में गवर्नेंस पे काम कर सकते हैं, ना कि गवर्नमेंट बनाने पे काम करें। ठीक है, करप्शन कम हो जाएगा, जितने कम इलेक्शंस होंगे उतना कम करप्शन होगा। स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार ये टेंशन नहीं होगी कि अब इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही ह्यूज टास्क है जिसको यूजुअली बोला जाता है डांस ऑफ डेमोक्रेसी। बट यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चैलेंजेस है, बिकॉज इफ वी सी अगर हमने ट्रांजिशन करना है साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, तो जो हमारी ये कमेटी है, हाई लेवल कमेटी अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने सजेस्ट किया है दैट हमें आर्टिकल 82A को अमेंड करना पड़ेगा। इट सेज दैट अगर हमें इस द कमिटी सजेस्ट्स दैट we need to amend the article 82A of the constitution to empower president to designate and appointed date for the commencement of the simultaneous elections। तो एक डेट को फिक्स करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा ताकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ जाए और वो डेट डिक्लेयर कर पाए। स्टेट असेंबलीज विच आर गोइंग थ्रू पोल्स आफ्टर दिस डेट दे विल आल्सो सिंक्रोनाइज देयर गवर्नमेंट्स एंड देयर इलेक्शंस इन द सेम मैनर। फर्दर हमें ये भी देखना है कि टर्म का सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि अगर आप देखो 5 साल का टर्म होता है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का। अब इसमें बात यह है कि कुछ असेंबलीज बाद में बनती है, कुछ असेंबलीज पहले बनती है, कुछ असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती है पहले ही, तो अब उनको हम कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे? ठीक है, बिकॉज अगर आप देखो स्टेट्स विद इलेक्शंस जिनका इलेक्शन अभी जून 2024 से लेकर मई 2029 तक आने वाला है, उनकी जो टर्म है इट विल एक्सपायर अलॉन्ग साइड ऑफ 18th लोकसभा। जितना 18th लोकसभा खत्म हो जाएगी तब तक स्टेट्स की असेंबलीज भी खत्म हो जाएंगी, है ना। और 18वीं लोकसभा जब खत्म होगी उसके बाद हमें यह देखना होगा कि 5 साल के टर्म के लिए हम किन किन स्टेट्स में इलेक्शंस करवा पाएंगे। और अगर आप देखो तो हमारे पास वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं 2026 में, पंजाब, उत्तराखंड यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं 2027 में, कर्नाटका, छत्तीसगढ़,
एंड तेलंगाना, यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं 2028 में। अब इन सारे इलेक्शन साइकिल्स को सिंक्रोनाइज करना है एक दूसरे के साथ। दीज आर सम ऑफ द मेन चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़ेंगे इस साइमल्टेनियस इलेक्शंस में, क्योंकि इलेक्टोरल लॉज को रिस्ट्रक्चर करना होगा और मिड टर्म डिसोल्यूशन करना होगा इन सब असेंबलीज का, अगर हमने ऐसा स्टेप लिया तो। फर्दर इसके बाद हमें लोकल बॉडीज, इनके इलेक्शंस को भी सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें एक नया आर्टिकल 324A लेके आना पड़ेगा। एंड पार्लियामेंट इज एडवाइज्ड कि आप ये आर्टिकल लेके आओ, आप अमेंड करो टू एंश्योर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायती इलेक्शंस विद जनरल इलेक्शंस एट नेशनल लेवल। ठीक है। फर्दर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 325 के अंदर इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी हमारे पास सेंसस का डेटा नहीं है। ठीक है, लेटेस्ट मोस्ट सेंसस का डेटा हमारे पास नहीं है, और इसके साथ साथ हमें डीलिमिटेशन कमीशन का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन भी टाइमली अपना रिकमेंडेशन दे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब ये सारे इश्यूज है, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉजिस्टिकल एंड फेडरल कंसर्न्स। अगर आप देखो, सबसे पहला लॉजिस्टिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज हमारे पास ये है कि हमारा इंडिया बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। टॉप से लेके बॉटम तक हमें हर जगह ईवीएम्स पहुंचाने होंगे, इतने सारे ईवीएम्स हो हमारे पास, और फेजेस में इलेक्शन कराना पड़ेगा। ये इलेक्शन का प्रोसेस ही अराउंड 1 से 1.5 साल का हो जाएगा। ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न्स नेशन वाइड हमें फुलफिल करने पड़ेंगे। ठीक है, हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस अवेलेबल हो जाए, है ना। इसका इंपैक्ट फेडरलिज्म पे ऐसा पड़ सकता है दैट कि जो पार्टी इलेक्शन करा रही हो सेंटर में बैठ के, ठीक है, उस पार्टी का अपर हैंड रहेगा हर स्टेट के इलेक्शन में और लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है इस इलेक्शन के बारे में। ठीक है। लास्ट में इट कैन ऑल्सो हैम्पर द वोटर बिहेवियर एंड डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन, बिकॉज वोटर्स को चूज करना पड़ेगा कि उनको नेशनल इश्यूज मेन अपने इलेक्शन का मुद्दा बनाना है या फिर लोकल इश्यूज को मुद्दा बनाना है इलेक्शंस का, बिकॉज लोकल इश्यूज आर यूजुअली टाइड टू रीजनल पार्टीज। जितनी भी हमारे पास रीजनल पार्टीज है वो लोकल इश्यूज को केटर करती है। जैसे अगर आप देखो तो वेस्ट बंगाल में टीएमसी का बहुत ही ज्यादा दबदबा है, क्योंकि वो लोकल इश्यूज पे ज्यादा बात करती है। वैसे ही तमिलनाडु और साउथ इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट्स है, जितनी भी पार्टीज है, उनका बेसिक जो मुद्दा होता है वो लैंग्वेज का मुद्दा होता है। ठीक है, रीजनलाइजेशन इसका मुद्दा होता है, रीजनल जॉब्स का मुद्दा होता है। और अगर आप वहीं पे देखो हरियाणा और उत्तराखंड जैसी गवर्नमेंट्स, या हिमाचल प्रदेश जहां पे अभी प्राइवेट रिजर्वेशन की बात की जा रही है, ठीक है, इन गवर्नमेंट्स के पास, इन पार्टीज के पास लोकल इश्यूज है। जबकि अगर आप देखो नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे हमारे पास डिफरेंट इश्यूज होते हैं। अब इन दो इश्यूज में चूज करना इज समथिंग विच विल हैम्पर द वोटिंग पैटर्न ऑफ आवर वोटर्स एट लार्ज। ठीक है, बिकॉज इंडिया में बोला जाता है दैट इंडियंस डू नॉट वोट, दे वोट देयर कास्ट एंड दे डू नॉट कास्ट देयर वोट। ठीक है, दे वोट देयर कास्ट। सो कास्ट का जो मेन मुद्दा है, कास्ट का जो मेन फैक्टर है, जिसकी वजह से लोकल लेवल पे, जिसकी वजह से स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स बनती है, जो हमने इस बार के इलेक्शन में भी देखा, 18th लोकसभा का जो इलेक्शन, जनरल असेंबली का इलेक्शन हो रहा था, उसमें भी कास्ट ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया। सो देयरफॉर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, और ये सारा क्रिटिसिज्म यहाँ पे दिया जा रहा है इस वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोस्पेक्ट को लेके। बट व्हाट वी कैन डू इज, व्हाट वी कैन प्रपोज एज अ वे फॉरवर्ड इस, सबसे पहले हम कंसेंसस बिल्ड करना स्टार्ट करें कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, स्टेट पार्टीज है, उनके जो मेन मुद्दे हैं उन पे कंसेंसस डेवलप करे, कि हर एक पार्टी एक मेन एजेंडा पे आए। ठीक है, एक यूनिक एजेंडा हो जिसको हर एक पार्टी फॉलो कर रही हो। लीगल फ्रेमवर्क, जितने भी मैंने आर्टिकल्स बोले, मैंने बोला आर्टिकल 325, आर्टिकल 324A, आर्टिकल 82A। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स को हमें ये भी देखना होगा दैट कि क्या हम इन आर्टिकल्स को अमेंड कर पाए, और जितने भी हमें लॉज की जरूरत है वो लॉज हमें इंप्लीमेंट करने होंगे, उनको इनैक्ट करना होगा। वो लॉज पास होते हैं अभी के लोकसभा में या नहीं होते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन का ज्यादा रोल है अभी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना होगा, कंटेंजेंसी प्लानिंग करनी होगी कि अगर कहीं पे डिसोल्यूशन पहले ही हो जाता है तो उसके लिए क्या किया जाए। तो ये सारे वे फॉरवर्ड्स हम दे सकते हैं अपने आंसर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेके हमने जितने भी कंसर्न्स और प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, कि मेन इसके फायदे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये हमारे लिए कितना अच्छा है, और इसका क्रिटिसिज्म क्या क्या है, और इसके चैलेंजेस क्या क्या है, और लास्ट में हम इसका वे फॉरवर्ड क्या दे सकते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली।